नमस्कार। आज हम बात करेंगे करेले के औषधीय उपयोगों के बारे में। डायबिटीज़ में करेले का बहुत ही अच्छा उपयोग है। इसमें हम करेले का चूर्ण 3 से 6 ग्राम सुबह शाम खाली पेट लेते हैं, तो इससे डायबिटीज़ के रोगियों को लाभ होता है। डायबिटीज़ के रोगी करेले के सोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 से 15 ml सोरस को हम खाली पेट लेते हैं तो डायबिटीज़ के रोगियों को लाभ होता है। इसी तरीके से जिनको पेट में कीड़े हैं वो करेले के सोरस को 5 से 10 ml गुड़ के साथ में अगर लगातार 3 दिन तक लेते हैं तो इससे उनको पेट के कीड़ों में लाभ होता है। दांत, खाज, खुजली, मुहासे तथा स्किन प्रॉब्लम्स में हम करेले के सोरस को लगा सकते हैं तथा करेले के सोरस का पान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रक्त शोधक होता है। ऐसे व्यक्ति जिनको भूख नहीं लगती है वो करेले का सोरस 5 से 10 ml लेके बटर मिल्क के साथ में सुबह शाम अगर प्रयोग करते हैं तो इससे उनको लाभ होगा। जिन महिलाओं को डिलीवरी के बाद दूध कम बन रहा है वो करेले के 20 ग्राम पत्तों को लेके उसका काढ़ा बना लें और उसका सेवन करें, इससे उनको दूध बनना शुरू हो जाता है। जिन व्यक्तियों को हिचकी आ रही है या सांस में दुर्गंध है या मुख में दुर्गंध है वो 1 से 2 इलायची दिन में 3 या 4 बार लेके मुंह में चबाएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। इसी तरीके से जिन लोगों का जी मिचला रहा है या उल्टी आने का मन कर रहा है वो 1 ग्राम इलायची का चूर्ण लेके उसमें आधा चम्मच घी और 1 चम्मच शहद लेके दिन में 3 से 4 बार अगर उनको लेंगे तो इस व्याधि में उनको लाभ मिलेगा। खांसी में भी हम इलायची के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम इलायची के चूर्ण को 1 चम्मच शहद में मिला के दिन में 3 से 4 बार लेने पे खांसी में हमें लाभ मिलता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति हार्ट डिजीज़ या हृदय रोग से पीड़ित हैं उन व्यक्तियों में भी इलायची का चूर्ण 1 ग्राम तथा पिपली मूल का चूर्ण 1 ग्राम घी के साथ लेने से लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों को पेशाब रुक रुक के आती है वो व्यक्ति इलायची के चूर्ण को दूध के साथ में या आंवले के सोरस के साथ में लेंगे तो इससे उनको लाभ मिलेगा। इसी तरीके से जिनको पेशाब करते समय दर्द होता है वो इलायची के चूर्ण को दही के पानी के साथ लेंगे तब भी उनको लाभ होगा। जिन व्यक्तियों को बलगम वाली खांसी आती है वो व्यक्ति अजवाइन के चूर्ण में आधा चम्मच घी और 1 चम्मच हनी मिला के दिन में 2 से 3 बार अगर लेते हैं तो उनको खांसी में लाभ मिलता है। इसी तरीके से जिन व्यक्तियों को भूख नहीं लग रही है वो खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 से 3 ग्राम अजवाइन का चूर्ण अगर गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तब उनको लाभ मिलता है। कान के दर्द में हम अजवाइन साधित तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन साधित तेल की 2 से 3 ड्रॉप गर्म करके हम कान में डालते हैं तब उससे हमें लाभ मिलता है। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कान बह ना रहा हो। इसी तरीके से जो बच्चे रात को पेशाब करते हैं बिस्तर में उनमें रात को सोते समय 500 मिलीग्राम अजवाइन अगर देते हैं तो इससे उनको लाभ होता है। इसी तरीके से जिनको जुएँ हैं या लीखे हैं ऐसे व्यक्तियों में हम 10 ग्राम अजवाइन को 5 ग्राम फिटकरी के साथ में दही या मट्ठे के साथ में सर पे लगाते हैं तो उससे उन व्यक्तियों को लाभ मिलता है। इसी तरीके से जिनको पेट में कीड़े हैं वो अजवाइन के चूर्ण को अगर बटर मिल्क के साथ में लेते हैं तो उससे उनको लाभ मिलेगा। एलोवेरा पल्प को अगर 1 चम्मच हम डेली लेते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। इसी तरीके से जिन व्यक्तियों को हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है वो एलोवेरा जूस 20 से 25 ml दिन में 2 बार लेते हैं तो इससे उनको लाभ मिलेगा। इसी तरीके से जिनको पेट में दर्द है या लिवर डिसऑर्डर है वो एलोवेरा जूस 20 से 25 ml के साथ 1 से 3 ग्राम सरसों का चूर्ण दिन में 2 बार अगर लेते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। कहीं अगर जल गया है और हमारे सर में दर्द हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एलोवेरा पल्प को वहाँ पे लेप कर देंगे तो उससे हमें लाभ मिलेगा। इसी तरीके से घाव को भरने के लिए या स्किन डिसऑर्डर्स में या कहीं पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं वहाँ पे हम एलोवेरा जूस में अगर हल्दी का पाउडर मिला कर लेप करते हैं तो उससे हमें लाभ मिलेगा। इसी तरीके से जिन महिलाओं को मेंसेस कम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी एलोवेरा जूस 10 से 15 ml लेके उसमें आधा ग्राम भुनी हुई हींग डाल के दिन में 2 बार अगर लेते हैं तो इससे उनको लाभ होगा। इससे क्या होता है कि एक तो गर्भाशय का शोधन हो जाता है, उनको मेंसेस सही तरीके से होने लगते हैं। इसी तरीके से चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने के लिए हम एलोवेरा पल्प को लगातार 15 दिन तक लगाते हैं तो उससे लाभ मिलता है। पैरों में जो दरारें आ जाती हैं, पैर फट जाते हैं, उसमें हम जायफल का लेप लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको सर दर्द हो रहा है तब भी हम जायफल का लेप लगा सकते हैं। कहीं पे सूजन है या दर्द हो रहा है वहाँ पे भी हम जायफल का लेप लगा सकते हैं। ऐसे लोग जिनको नींद की परेशानी है, जिनको नींद नहीं आती है, वो जायफल के लेप को सर पे तथा पैरों के तलों पे लगाएंगे तो इससे उनको लाभ मिलेगा। चेहरे पे मुहासों का होना या झाइयों का होना एक कॉमन समस्या है। इसके लिए हम जायफल को दूध में घिस के अफेक्टेड पार्ट पर लगाते हैं तब हमें लाभ प्राप्त होता है। इसी तरीके से जिन बच्चों को दूध नहीं पचता है या दस्त होते हैं उन बच्चों को भी दूध में हम चुटकी भर जायफल का चूर्ण मिला कर देते हैं तब उनको लाभ प्राप्त होता है।
इस डिजीज़ में स्मॉल जॉइंट्स में पेन का होना, इन्फ्लेमेशन का होना तथा डिस्कलरेशन का होना पाया जाता है। हाथ पैरों की संधियों में या अंगूठे में पीड़ा का होना इसमें पाया जाता है। इसमें पेन मुख्यतः रात्रि में ज़्यादा होता है। ये व्याधि बेसिकली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस के कारण होती है। इसमें यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाना या फिर उसका एक्सक्रीशन का कम हो जाना भी पाया जाता है। इससे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हाथ और पैरों की स्मॉल जॉइंट्स में जमा होकर वहाँ पे पेन और इन्फ्लेमेशन को उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ आयुर्वेदिक उपायों के बारे में। इसमें हमें सर्वप्रथम विरेचन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग अरंड तेल या कैस्टर ऑयल का प्रयोग करेंगे। 5 से 10 ml कैस्टर ऑयल को रात को सोते समय गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ में ले सकते हैं। इसी तरीके से इसमें अभ्यंगम के लिए हम निर्गुंडी तेल, पिंड तेल, सुकुमार तेल या गुड़ुचि तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें हम अदरक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अदरक के पेस्ट को हम लोग अफेक्टेड पार्ट पे अगर लगाते हैं तो उससे हमें फ़ायदा मिलता है। और शुंठी का वाटर इसमें पीने से भी लाभ मिलता है, क्योंकि शुंठी का वाटर पीने से इन्फ्लेमेशन कम होती है। इसी तरीके से हम इसमें लहसुन का प्रयोग भी कर सकते हैं। 5 ग्राम लहसुन को हम सुबह शाम अगर शहद के साथ में खाते हैं तब हमें लाभ होगा। और अफेक्टेड पार्ट पर अगर हम लहसुन का कल्क या पेस्ट लगाते हैं तब भी हमें लाभ मिलता है। इसमें हम गुडुचि का प्रयोग भी कर सकते हैं। गुडुचि क्योंकि प्रूवन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका हम गुडुचि चूर्ण 3 से 6 ग्राम दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ में, या गुडुचि का काढ़ा 20 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। इस व्याधि में अगर हम दशमूल सादित क्षीर का प्रयोग सुबह खाली पेट करते हैं तब हमें लाभ मिलता है। इसी क्षीर को अगर हम अफेक्टेड पार्ट पे पोर करते हैं धारा के रूप में तब भी हमें लाभ मिलता है। चोप चीनी का चूर्ण 3 से 6 ग्राम अगर हम गुडुचि काढ़े के साथ में सुबह शाम लेते हैं तब हमें लाभ मिलेगा। इसी तरीके से हम निम्बादी चूर्ण या नवकार्षिक चूर्ण को भी गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। हरितिकी का प्रयोग भी अगर हम गुड़ के साथ में दिन में 2 बार करते हैं तब हमें लाभ मिलता है। इसी तरीके से अगर हम अपामार्ग के प्लांट को, पंचांग को कल्क बनाते हैं गोमूत्र के साथ में और अफेक्टेड पार्ट पर लगाते हैं तब वहाँ पे पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होकर पेशेंट को लाभ मिलता है। इस डिजीज़ में अगर हम वरुण और शिगरू के पेस्ट को अगर अफेक्टेड पार्ट पर लगाते हैं तब भी हमें लाभ मिलता है। इसी तरीके से अगर हम गुडुचि, वासा और अरंड का एक काढ़ा बनाते हैं, उसमें अरंड तेल 5 से 10 ml मिला के दिन में 2 बार अगर प्रयोग करते हैं तब भी हमें लाभ मिलता है। इस व्याधि में हम गेहूं के कल को अगर हम बकरी के दूध के साथ में मिलाकर अफेक्टेड पार्ट पर लगाते हैं तब हमें लाभ मिलता है। इसी तरीके से हम लहसुन, लौंग, सौंफ और शुंठी का काढ़ा मिलाकर भी सुबह शाम अगर पीते हैं तो हमें लाभ मिलेगा। इसमें हम जो पंचकर्मा का प्रयोग करेंगे उसमें है वस्ति, विरेचन, अभ्यंगम, स्वेदन, लेप और रक्तमोक्षण। अब हम बात करते हैं इस व्याधि में हमें क्या करना चाहिए। इस व्याधि में हमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट तथा फाइबर रिच डाइट का प्रयोग करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि फ्लूइड का इंटेक हम ज़्यादा करें, स्पेशली वाटर का इंटेक, जिससे कि यूरिनेशन ज़्यादा हो और टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकल जाएँ। इसी तरीके से हमें कोशिश करनी है कि थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा हमें लघु और सुपाच्य भोजन, घर का बना हुआ भोजन, ऐसा भोजन जो कि हल्का हो और जल्दी पच जाए, उस भोजन को हमें करना चाहिए। हमें अपने खाने में अदरक, लहसुन, हींग, जीरा, दालचीनी और धनिया का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। इसी तरीके से हमें खाने में पुराना गेहूँ, जौ, चावल, लाल चावल और तिन्नी का चावल, मूंग, मसूर, मोट, चौलाई, बथुआ, मेथी और लौकी, परवल, टिंडा, करेला आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस व्याधि में कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए। उसमें मुख्यतः हैं भुजंगासन, ताड़ासन, हलासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पद्मासन आदि। इसके अलावा हम इसमें मडबात और टबबात भी कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस व्याधि में हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस व्याधि में बहुत ज़्यादा तैलीय खाना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना, खट्टा खाना, बासी खाना, फर्मेंटेड फूड खाना और बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से इसमें हमें दिन में सोना और रात्रि में बहुत अधिक जागरण करना, अत्यधिक परिश्रम करना या व्यायाम करना, बहुत अधिक क्रोध करना, शोक करना नहीं करना चाहिए। इस व्याधि में हमें स्टारवेशन, फास्टिंग और डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से हमें ओवर ईटिंग करना या पहले का भोजन नहीं बचाया है उससे उस समय भी खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हमें इनकम्पैटिबल फूड जैसे कि दूध के साथ में नमक का या जूसी फ्रूट्स के साथ में मिल्क का प्रयोग या नॉनवेज के साथ में दूध और दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खाने में हमें राजमा, छोले, उड़द, मटर, गोभी, भिंडी, आलू, अरबी, बैगन, गन्ने का रस, कांजी का प्रयोग और सिरके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हमें इस व्याधि में बेसिकली प्रोटीन रिच डाइट का प्रयोग नहीं करना है। अभी हमने आपको जो उपाय बताए हैं, आशा है आप उनका प्रयोग करके लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।